Welcome everyone. Welcome to this new lecture of polity through the real text of the Constitution, जिसमें हमारा ये इनिशिएटिव है कि एंटायर पॉलिटी फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव हम पूरी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के रियल टेक्स्ट के माध्यम से कवर कर पाए, ताकि यूपीएससी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस वाले आपसे क्वेश्चन पूछता है, राइट, उन क्वेश्चंस में हमें क्लैरिटी रहे कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात सही है और क्या बात गलत है। इसी चीज का हमारा ये इनिशिएटिव है, कॉम्प्रिहेंसिवली पूरी पॉलिटी कवर करने का। आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं लेक्चर्स को। स्टार्ट करते हैं अभी। ऑलरेडी हमने आर्टिकल 22 तक चीजें कवर कर ली है। कल का लेक्चर आई फील दैट वो डिसप्रोपोर्शनेटली लंबा था, राइट, वो छोटा होना चाहिए था, लेकिन अगेन 3 आर्टिकल्स में हमने अराउंड 50 मिनट की वो डिस्कशन की थी। आई होप उससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी। जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो प्लेलिस्ट जा करके देख लेना, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एंटायर पॉलिटी आपकी धीरे धीरे करके कवर होती जाएगी। आगे आते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे, अराउंड 30 मिनट का ये होना चाहिए। और हमारे 2 राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन और फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, ये राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये दोनों राइट्स हमारे यहाँ पे अच्छे से आज कवर होने चाहिए। ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए आर्टिकल 23 क्या कह रहा है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन कर रहा है, राइट, और साथ में फोर्स्ड लेबर को, जिसे हम बेगारी प्रथा भी कह रहे हैं, ठीक है, उसे भी हम यहाँ पे बैन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस बेकार। वो आपसे यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से स्पेसिफिकली हम ये कवर कर रहे हैं। यहाँ से वो क्वेश्चन बनाएगा कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बेगारी सिस्टम इज बैंड इन इंडिया। वो ऐसे स्टेटमेंट दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बेगारी सिस्टम। नाउ व्हेन दे गिव यू अ स्टेटमेंट that as per the constitution such and such thing is banned or not banned, etc., then that thing must be clearly mentioned in the constitution with the same text and spirit. Only then UPSC recognizes it as a correct option. अगर हमें क्लैरिटी नहीं है कि बेगारी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली बैंड है, किसी लॉ के अंडर बैन नहीं है, ठीक है, किसी सबॉर्डिनेट लॉ या फिर किसी पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट के अंडर बैन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये बैंड है, तो ये क्लैरिटी हमें यहाँ से मिली। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन है, बिल्कुल सही बात है। इसी चीज को रोकने के लिए, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट रेगुलेशन बना सकती है, सरकार या फिर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। फोर्स्ड लेबर को बैन करने के लिए, राइट, इस चीज के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, बेगारी एबोलिशन एक्ट, ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट आए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे ओरिजिनली बैन कर रहा है, राइट। और दूसरी बात, राइट, दूसरी बात कि यहां से हमें बेकारी, फोर्स्ड लेबर या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो बैन हो रही है, लेकिन एक बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि इस आर्टिकल में जो ये बैन एक्सटेंड किया गया है बेगारी सिस्टम या फिर फोर्स्ड लेबर के लिए, ये कुछ एक चीजों पे एक्सेप्शन के तौर पे काम करता है, कुछ एक चीजों पे वो लागू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट जो है कोई भी लॉ बना सकता है फॉर इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विसेज फॉर पब्लिक पर्पजेज। फॉर एग्जाम्पल 1973 74 रेलवे की बहुत बड़ी बड़ी हड़तालें हुई थी, राइट, और ये हड़तालें इवन आपकी 1976 ड्यूरिंग इमरजेंसी भी, इससे बिल्कुल पहले, ठीक है, जब आपका टोटल रेवोल्यूशन आया, जेपी नारायण के जो रेवोल्यूशन आए, तो उनके टोटल रेवोल्यूशन के टाइम पे भी रेलवे की ये हड़तालें चली रही। तो बकायदा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ये मेमोरेंडम निकाला कि आपको कंपल्सरी सर्विस में आना पड़ेगा। रेलवे को एक कंपल्सरी सर्विस वहां पे डिक्लेयर कर दिया गया था, और एम्प्लॉइज अगर कंपल्सरी सर्विस से वहां से हटते हैं तो उनपे क्रिमिनल ऑफेंस उस टाइम पे, ये ठीक है, उसे एक क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे उनपे चार्ज लगा दिया जाता था। तो इस तरीके से स्टेट जो है लॉ बना करके या इवन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के थ्रू, डायरेक्शंस के थ्रू, ठीक है, ये किसी भी पर्टिकुलर सर्विस को किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंपल्सरी पब्लिक पर्पज के लिए मैंडेटरी कर सकती है किसी भी सिटीजन से। अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हैं तो आप पे क्रिमिनल चार्ज, क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज वहां पे लगा दिया जाएगा कि यू आर फेलिंग योर सिटीजनरी ड्यूटीज टुवर्ड्स योर स्टेट। इन कंपल्सरी सर्विसेज में एक्सट्रीम केस में, एक्सट्रीम सिनारियो में इवन कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज भी आ सकती है। हालांकि अभी तक ये इम्पोज नहीं किया गया है, इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है, मिलिट्री की, आर्मी की के लिए पर्सनल की इंडिया में कभी कमी नहीं रहती है।
वैसे ही बड़ा जोश रहता है युवाओं में। लेकिन मान लो जैसे रशिया जैसे हालात हो गए, जैसे रशिया में कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज, वो रिसेंटली ड्यूरिंग यूक्रेन वॉर, वहां पे वो जब कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज लागू की गई तो काफी ज्यादा उसका विरोध भी हुआ और फिर विड्रॉ करना पड़ा वो ऑर्डर पुतिन को। तो ऐसी चीजें इंडिया में भी की जा सकती है। दूसरा, एंड इन इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट शैल नॉट, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर स्टेट इवन कंपल्सरी सर्विसेज को एनेबल करता भी है तो उसमें भी स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि सर्टेन कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए कंपल्सरी है, दूसरी कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं कर सकता है। कौन से ग्राउंड पे? ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास और एनी ऑफ देम। इट मींस अदर ग्राउंड्स पे रिलीजन, देखो हमने पढ़ा था आर्टिकल 15 के रिस्पेक्ट में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, RRCSP हमने पढ़ा था, वहां पे ये ग्राउंड है। आर्टिकल 16 में ये ग्राउंड्स हैं, प्लस 2 ग्राउंड्स और ऐड हो जाते हैं। कौन से? डिसेंट एंड योर, ठीक है, एंड रेजिडेंस, ठीक है, ये आर्टिकल 16 पे लागू होते हैं। अब जिनको ये क्लैरिटी नहीं है पिछले लेक्चर जाकर के देख लो, यहाँ पर सिर्फ ये 4 ग्राउंड मेंशन्ड है कि इन 4 ग्राउंड के बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, अदर ग्राउंड पे हो सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल सेक्स के ग्राउंड पे हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ मेल के लिए कंपलसरी सर्विस बनाए, फीमेल के लिए ना बनाए, समझ रहे हो? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये कुछ माइन्यूट डिटेल्स है, थोड़ी डिटेलिंग है, जिसको हम अच्छे डिटेल से चीजों को यहाँ कवर कर रहे हैं। हालांकि इतनी डिटेलिंग में वो क्वेश्चन पूछने से हमेशा रिफ्रेन करता है, अनलेस कि वो चीजें न्यूज में हो। लेकिन फिर भी जब कवर कर ही रहे हैं तो डिटेल में कवर करते हैं। आर्टिकल 14 पे आते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। आर्टिकल 24 स्पेसिफिकली बोल रहा है, मैंने 14 बोला क्या पहले? सॉरी। तो आर्टिकल 24 स्पेसिफिकली कह रहा है कि इंडिया में कोई भी चाइल्ड जो कि डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बात ध्यान में रखना है। पॉक्सो एक्ट के अंडर चाइल्ड डिफाइंड है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर चाइल्ड डिफाइंड है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन चाइल्ड यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है, स्पेशली इन फंडामेंटल राइट्स, राइट। डेफिनेशन को हम देखेंगे जब हम आर्टिकल 266 को देखेंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई है, राइट। अब यहाँ पे ये बात लिखी गई है कि कोई भी चाइल्ड इंडिया में एज ऑफ 14 से नीचे किसी भी फैक्ट्री में, ठीक है, ठीक है, किसी भी फैक्ट्री में, माइन में या फिर किसी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट इसे नहीं दी जा सकती है। इसके बाद इंडिया में आता है फैक्ट्रीज एक्ट। हालांकि अब ये सारी चीजें, ठीक है, माइंस के रेगुलेशन के लिए माइन एंड मिनरल एक्ट एटसेट्रा, ठीक है, तो इंडियन माइंस एक्ट एटसेट्रा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट आए। हालांकि अब जो आपके 4 लेबर कोड बने हुए हैं उसी में इन सब चीजों को सबज्यूम कर दिया गया है। लेकिन अभी के हिसाब से माइनिंग में आपकी अगर आप काम कर रहे हैं तो मिनिमम एज 18 है, मिनिमम एज 18 है। लेकिन किसी नॉन हजार्डस फैक्ट्री, याद रखना, हजार्डस फैक्ट्री है तो अलग बात है, नॉन हजार्डस फैक्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो मिनिमम एज 14 साल है। 14 साल के बाद आप जो है वहां पे काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये नॉन हजार्डस हो। ये जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे दी गई है एम्प्लॉयमेंट पे, ये रिस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है। यहाँ से सवाल ये भी बनेगा कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द रिस्ट्रिक्शन ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, ऐसे वो स्टेटमेंट बना देगा कि नॉट एप्लीकेबल ऑन द द फैमिली बिजनेस एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो ऐसी चीजों पे ये एप्लीकेबल नहीं है। बट क्या ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन है? नो, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात नहीं लिखी है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में, वेरियस जजमेंट्स में ये बातें बताई गई है कि आप अगर कोई फैमिली एम्प्लॉयमेंट है, कोई शॉप वगैरह, ठीक है, आपकी फैमिली की शॉप है और वहां पे 14 साल का बच्चा, वहां मान लो 14 साल से छोटा बच्चा काम कर रहा है, वहां गल्ले पे बैठा है, तो आप उनको चार्ज नहीं कर सकते हैं इस ग्राउंड पे कि हाँ तुम जो है इसको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे करवा रहे हो, राइट। सो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अगर वो पूछे कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। अगर वो सिंपल दे दे कि इंडिया में ऐसा ऐसा है कि अगर कोई नॉन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट है या इवन आपके, ठीक है, ये सॉरी, जो अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस एक्सेट्रा है तो वहां पे आपका 14 ईयर से कम का बच्चा भी वहां पे काम कर सकता है। फैमिली बिजनेस है, ठीक है, पर्सनल बिजनेस है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ हमारा फ्रीडम, ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, ये इसके साथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और ऐसी स्पेशल बातें होंगी जो कि हमने
छोड़ दिए हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 25 पे आते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये काफी ज्यादा न्यूज में भी है और ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है, तो इनको हम ब्रॉडली और बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। अगेन 30 मिनट जैसे ही खत्म होते हैं मैं लेक्चर बंद कर दूंगा, वो फिर वहां से आगे कल कवर किया जाएगा, लेकिन चीजें ब्रॉडली यहाँ पे कवर होगी। आर्टिकल 25 कहता है कि भैया आपके पास रिलीजन की आजादी होनी चाहिए, धर्म की आजादी होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। यू नो, कंसाइंस मीन्स कि आपके पास किसी चीज को मानने या ना मानने की आजादी हो। प्रोफेशन डज नॉट मीन कि आपका, ठीक है, ये जो प्रोफेशन होता है, ठीक है, फ्री प्रोफेशन का मतलब यहाँ पे ऐसा वो प्रोफेशन नहीं है जो आपका, मान लो आप टीचर हो, टीचर ऐसे प्रोफेशन, नो। प्रोफेशन मीन्स किसी चीज को प्रोफेस करना, प्रोफेस करने का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर कौन होता है? ही इज बेसिकली प्रोफेसिंग द नॉलेज। प्रोफेसिंग का मतलब होता है कि यू आर रिटेनिंग द नॉलेज and you are contributing towards its growth as well. Apart from that, you are also propagating it at the same time. So that is profession. So who are professors of religion? Basically, right, for example जैसे आपके मौलवी वगैरह हो गए, they are the professors of the religion, समझ रहे हो? So this is profession. Then practice, प्रैक्टिस तो हर कोई करता है, आप भी कहीं पूजा पाठ कर रहे हैं, दैट इज योर फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस। एंड प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन माने आप अपने धर्म को प्रमोट कर सकते हैं। बट प्रोपेगेशन का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, है ना, इस फ्रीडम के नाम पे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को जबरदस्ती कन्वर्ट कर दो अपने रिलीजन में। इट डज नॉट इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन या फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट द अदर पर्सन। देयर आर टू थिंग्स, देयर इज फंडामेंटल राइट टू गेट कन्वर्टेड, देयर इज फंडामेंटल राइट टू, है ना, ये दोनों फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन यहां से वो क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, देयर इज फंडामेंटल राइट टू गेट कन्वर्टेड बट देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट द अदर पर्सन। गेट कन्वर्टेड इज अ फंडामेंटल राइट, व्हाई? बिकॉज इट रिलेट्स टू योर कंसाइंस, किसी चीज को मानना या ना मानना, धर्म को बदलना, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन किसी के धर्म को बदलना, अपने धर्म को बदलना फंडामेंटल राइट, किसी के धर्म को बदलना नॉट योर फंडामेंटल राइट। यू कैन नॉट इम्पोज योर रिलीजन ऑन अदर्स, however you can accept, adopt the religion of others if your conscience allows। तो ये आपका आर्टिकल 25 कह रहा है, समरी इसकी ये है। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब, ये सब जो हमने यहाँ पे देख लिया ऊपर कि कंसाइंस की, प्रोफेशन की, प्रैक्टिस की, प्रोपेगेशन की आजादी है, तो ऐसे में हो सकता है कोई आदमी कहीं पे भी प्रैक्टिस कर ले। मान लो को 1000 लोगों के, ठीक है, एक ग्रुप आए और वो सड़क में दरिया बिछा करके मान लो वहां पे नमाज शुरू कर दे, पूजा पाठ शुरू कर दे, ठीक है, अरदास शुरू कर दे, तो वो तो लोगों के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा हो गया, है ना। रोड नहीं चलेगी तो कैसे बीमारियां, बीमार आदमी होगा कोई, हो सकता है वो रोड बंद होने के चक्कर में अपनी जान दे दे, जान गवा दे। तो ऐसे में इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ। समझ रहे हो कि अगर आप कोई, मान लो कोई आप अपनी किसी रिलीजियस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट कर दे या फिर वो रिलीजियस प्रैक्टिस इमोरल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज सबरीमाला केस, सबरीमाला केस, देयर वाज ए सबरीमाला केस, और सबरीमाला केस में देयर वाज एन इमोरल प्रैक्टिस कि भैया वुमेन बिटवीन द एज 14 एंड 55, वो गर्ल्स को वहां पे अंदर टेंपल में एंट्री अलाउड नहीं थी। सो it was defying the moral ground, it was defying the morality, this is why declared unconstitutional। समझ रहे हो? एंड देन हेल्थ, हेल्थ के लिए भी कहीं पे हार्म पैदा नहीं होना चाहिए आपके रिलीजियस प्रैक्टिस से, राइट। मान लो आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस कोई ऐसी प्रैक्टिस हो पॉसिबली जो कि कई जगह ऐसा है, मानव बलियों का सिस्टम है, राइट। तो हो सकता है वो किसी एक पर्टिकुलर, या फिर कई जगह ऐसा है, हो सकता है ऐसी कोई प्रैक्टिस हो कि जो रिक्वायर करती हो किसी एक पर्टिकुलर आदमी का आ, उसके उसके आ, उसकी बॉडी का सेक्रीफाइस, पार्शियल या फिर कंप्लीट।
तो वो हेल्थ के लिए एक हजार्ड हो गया। या फिर अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, आपकी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इट इज सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट एज वेल। फॉर राइट, इट मींस इस पार्ट में, पार्ट 3 में जो अदर फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उसमें से किसी भी फंडामेंटल राइट को ये ब्रीच ना करे, ये भी ध्यान में रखना है। सो देयर आर 4 ग्राउंड्स बेसिकली: पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। तभी आपको ये आजादी मिलेगी, अदरवाइज नहीं। अगर इन सब से कॉन्फ्लिक्ट करता है तो आपके पास ये आजादी क्लेम करने की, अपने पर्टिकुलर एक्शन के लिए ये आजादी क्लेम करने का अधिकार नहीं होगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट, कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंटिंग द लॉ ऑफ प्रिवेंटिंग द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट जो है कंप्लीट डिसोसिएशन कर देगा अपना रिलीजन से। भारतीय जो जो इंडियन और वेस्टर्न सेकुलरिज्म है, इनके बीच एक फंडामेंटल डिफरेंस है। इंडिया में देयर इज एन आइडिया ऑफ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस भी किया हुआ है। डिस्टेंस, प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस का मतलब है कि भैया भारत में स्टेट और रिलीजन एक प्रिंसिपल के आधार पे, ठीक है, प्रिंसिपल के आधार पे एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। देयर इज अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, सैद्धांतिक डिस्टेंस है। देयर इज नो प्रैक्टिकल डिस्टेंस। इन वेस्ट देयर इज अ कंप्लीट डिसोसिएशन, देयर इज अ कंप्लीट डिस्टेंस बिटवीन द रिलीजन एंड द पॉलिटिक्स। इंडियन स्टेट में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टेट इंटरवीन करे फॉर रिफॉर्म्स इन द रिलीजन। वेस्टर्न आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म में स्टेट की इंटरवेंशन अलाउड ही नहीं है। इंडियन सेकुलरिज्म में जो माइनॉरिटीज हैं इनको रिकॉग्नाइज किया गया है और स्टेट माइनॉरिटीज के लिए डिफरेंट प्रोविजंस कर सकता है। वेस्ट में माइनॉरिटीज रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। ये वेस्टर्न सेकुलरिज्म एक तरीके का अंधा सेकुलरिज्म है। इंडियन सेकुलरिज्म इससे डिफरेंट है। समझ रहे हो? तो वो स्पिरिट आपको कहां दिख रही है इंडियन सेकुलरिज्म की? वो यहां दिख रही है कि स्टेट कैन मेक लॉ regarding what? For regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with the religious practice. Economic, financial, political, secular activity which may be associated with religious practice. ये स्टेट ने, फॉर एग्जांपल, बहुत सारे स्टेट्स में रिलीजियस एंडोमेंट्स के अलग से लॉज बने हुए हैं। किसी भी टेम्पल का जो टेम्पल ट्रस्ट होता है, स्पेशली टेम्पल्स के लिए ये, ठीक है, बहुत सारे लोग जैसा ही दीपक वगैरह इसको काफी क्रिटिसाइज भी करते हैं कि टेम्पल को ये क्यों कर रहे हो तुम भाई साहब, ये सब, राइट। तो टेम्पल के जितनी भी अर्निंग होती है वो टेम्पल के ट्रस्ट में जाती है और उस ट्रस्ट का मेनली डिपेंड करता है कि टेम्पल कितना बड़ा है। बट जो छोटे मोटे टेम्पल होते हैं, मेनली एसडीएम लेवल का जो ऑफिसर है वो उस टेम्पल ट्रस्ट का हेड बना के रखा होता है स्टेट गवर्नमेंट ने, है ना। और अगर कोई बड़ा ये है तो डीएम लेवल का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का इवन कोई बड़ा ऑफिसर भी उसका एक हेड बना होता है, राइट। तो उसकी परमिशन से ही वहां से पैसा निकल रहा है। तो ये कई लोग क्लेम करते हैं कि ऐसी कैसी आजादी, हमें अपने ही पैसे हमें नहीं मिल रहे हैं, हमें इनकी परमिशन लेनी पड़ रही है। वाई स्टेट हैज टू इंटरवीन इन इन आर पर्सनल और रिलीजियस डोमेन? So this is criticized as well. But state के पास ये authority है, constitutional authority है to make such laws. Then providing for social welfare and reform or throwing open Hindu religious institutions. ये important चीज है यहाँ से, Hindu religious institutions. ये specifically constitution में लिखा गया है कि जो Hindu religious institutions है उन्हें all sections of Hindus के लिए, all sections of Hindus के लिए, all classes of Hindus के लिए open करना, ये भी constitutionally guaranteed है। ये, है ना, ये क्रिश्चियंस के लिए गारंटेड नहीं है, ये आपके, ठीक है, ये मुस्लिम्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटेड नहीं है, बट हिंदूज के लिए गारंटेड है कि जितने भी हिंदूज हैं, अब हिंदू भी यहाँ डिफरेंटली डिफाइन किए गए हैं, वो हम बाद में देखेंगे, बट जितने भी हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, ऑल सेक्शंस ऑफ हिंदूज के लिए सारे हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस स्टेट ओपन कर सकता है। ये बात फंडामेंटल राइट्स में लिखी गई है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। समझ रहे हो? तो यहां से अच्छा वो क्वेश्चन बनाएगा कि ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कैन बी थ्रोन ओपन वगैरह वगैरह। यस, इट इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मेंशन्ड है। अब भैया यहाँ हिंदू की डेफिनेशन इन्होंने बहुत ब्रॉड दी हुई है कि भैया इस हिंदू की डेफिनेशन में ना सिर्फ हिंदू आएंगे बल्कि सिख, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग भी आएंगे। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे हिंदू हिंदू जहां जहां भी रेफरेंस दिया होगा
उन हिंदू के रेफरेंस में सिख, जैन या बुद्धिस्ट लोग भी आएंगे। इट मीन्स हर सिख क्लेम कर सकता है हिंदू टेंपल में एंट्री, हर जैन क्लेम कर सकता है हिंदू टेंपल में एंट्री, हर बुद्धिस्ट कर सकता है हिंदू टेंपल में एंट्री, और हर हिंदू क्लेम कर सकता है इन तीनों के टेंपल्स में एंट्री। वाइसा वर्सा देयर इज अ वेब एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अगली बात कि भाई साहब यहाँ पे जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, देखो रिलीजियस प्रैक्टिस को पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब है कि मान लो अगर कोई हथियारों को असेंबल करने वाली हो सकता है कोई आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस हो, राइट। हो सकता है कोई ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस हो जिसमें मान लो फॉर एग्जांपल शस्त्र पूजा का कोई क्लेम कर दे कि हम जो है 10 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे और शस्त्र पूजा करवाएंगे और शस्त्रों को लेकर के भीड़ वहां इकट्ठा होगी। नो, दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर। बट देयर इज अ स्पेसिफिक मेंशन विद रिगार्ड्स टू सिक्स, कि जो सिख रिलीजन है पर्टिकुलरली उनके रेफरेंस में यहाँ पे एक किरपान का रेफरेंस दिया गया है कि किरपान को उनकी ठीक है उनके प्रोफेशन ऑफ रिलीजन में कंसिडर किया जाना चाहिए, राइट। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात यहीं से हमें एक और चीज मिलती है, चलो ठीक है आर्टिकल 26 पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसमें क्लैरिटी होगी कि व्हाट इज एक्चुअली द डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी। आर्टिकल 26 फर्दर ये कह रहा है कि जो रिलीजियस अफेयर्स हैं, अब आर्टिकल 25 जब हमने ऊपर पढ़ा ये इंडिविजुअल्स को फ्रीडम दे रहा था, हर एक इंडिविजुअल को। यहाँ पे ये देखो हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पे फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन, ये इंडिविजुअल को फ्रीडम दे रहा था। आर्टिकल 26 ग्रुप को यहाँ पे फ्रीडम दे रहा है, ग्रुप को राइट यहाँ पे दे रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू ए सर्टेन रिलीजन, उनको यहाँ पे आर्टिकल 26 के तहत डील किया जा रहा है कि कोई भी ग्रुप, कोई भी रिलीजन, कोई भी एंडोमेंट, ठीक है, दे कैन बेसिकली मैनेज देयर ओन रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। अगेन ये 3 ग्राउंड्स हैं, इन 3 ग्राउंड्स पे कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन, कोई भी पर्टिकुलर रिलीजियस एंडोमेंट, डिनोमिनेशन, रिलीजियस डिनोमिनेशन जो कि डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी इसके रिगार्डिंग कुछ एक ठीक है जो इश्यूज हैं उनको भी यहाँ डिस्कस करेंगे, बट हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ उनके पास ये राइट होगा टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, राइट। फॉर एग्जांपल आपके राइट ब्रह्म समाज हो गया, ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल राइट आपके डिफरेंट डिफरेंट समाज बने हुए हैं, राइट। मान लीजिए रामकृष्ण मिशन वगैरह हो गए, ये जो इस तरीके के चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, ठीक है, और इस तरीके की जो डिनोमिनेशंस हैं जिनका अपना सेपरेट सिस्टम ऑफ बिलीफ है, इस तरीके के डिनोमिनेशन को एस्टेब्लिश किया जा सकता है बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल, नंबर 1। नंबर 2 कि इनके पास जब आपने ये ऐसा एक एंडोमेंट क्रिएट कर दिया, इनके पास अपने रिलीजियस मैटर्स को मैनेज करने का पूरा अधिकार होगा, उसमें स्टेट की इंटरवेंशन नहीं होगी। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी एक यहाँ से अधिकार दिया गया है। जैसे ठीक है वक्फ बोर्ड होते हैं, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ वक्फ बोर्ड्स जो कि काफी फेमस आज के दौर में चलते हैं, ठीक है, सुन्नी वक्फ बोर्ड हो गया और शिया वक्फ बोर्ड हो गया, अदर वक्फ बोर्ड वगैरह। ये जो है प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए इस तरीके के बोर्ड क्रिएट किए गए हैं कि जो रिलीजियस प्रॉपर्टी है, रिलीजन की जो प्रॉपर्टी है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की जो प्रॉपर्टी है, उसको मैनेज करने के लिए आप अपना सिस्टम बना सकते हैं, एंड टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। इट मीन्स स्टेट एक लॉ, अम्ब्रेला लॉ प्रोवाइड कर सकता है कि अगर आपको रिलीजियस प्रॉपर्टी मैनेज करनी भी है तो वो कैसे मैनेज करनी है, उसका प्रोसेस क्या होगा, समझ रहे हो। तो वक्फ बोर्ड वगैरह दे आर नॉट टोटली रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, दे आर लीगल इंस्टीट्यूशंस एज वेल, दे आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड अंडर द पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट्स, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है, ये बेसिक है, ये फंडामेंटल है। अब यहाँ पे कई इशू आते हैं कि व्हाट डज मैनेजमेंट ऑफ द रिलीजियस अफेयर मीन, कि every religious denomination they have a freedom to manage their religious affairs as per the constitution, but what does this religious denomination mean,
राइट। तो इसी चीज पे काफी ज्यादा इशू हुआ था, स्पेशली फॉर एग्जांपल सबरीमाला केस में जो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इसी आर्टिकल का रेफरेंस दिया, आर्टिकल 26 सबसेक्शन बी का रेफरेंस उन्होंने दिया कि हमारे पास इंटरनल मैटर्स को, ठीक है, क्योंकि हम एक रिलीजियस एंडोमेंट है तो हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए अपने इंटरनल मैटर्स को रेगुलेट करने की, राइट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बड़ा सख्त रुख लिया और कहा कि यू डू नॉट क्वालिफाई टू बी कॉल्ड एज ए रिलीजियस डिनोमिनेशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक फॉर्मूला दे के रखा हुआ है कि 3 कंडीशंस क्वालिफाई होनी चाहिए अगर आपको रिलीजियस डिनोमिनेशन के तौर पे खुद को क्लेम करना है, ठीक है, उसके तौर पे खुद की इंडिपेंडेंस को क्लेम करना है। अदरवाइज आप एक जनरल अम्ब्रेला रिलीजन ही ट्रीट किए जाएंगे, आप सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन विद इन द रिलीजन ट्रीट नहीं होंगे, ठीक है, आप पर वो सब शर्तें लागू होगी जो कि ओवरऑल रिलीजन पे लागू है, राइट। लेकिन डिनोमिनेशन के लिए देयर आर दीज स्पेसिफिक राइट्स, राइट। तो ये 3 कंडीशन क्या बताई है सुप्रीम कोर्ट ने। पहली कंडीशन बताई है कि आपके पास कुछ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल होने चाहिए जिनके पास सेपरेट सिस्टम ऑफ बिलीफ हो, सिस्टम ऑफ बिलीफ्स आपके पास होना चाहिए, सेपरेट सिस्टम ऑफ बिलीफ्स। दूसरा, आपकी एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सिटीजन कहीं पे गैदरिंग कर दी, मीटिंग वीटिंग कर दी और बोला कि हाँ चलो डिनोमिनेशन खड़ी करते हैं और कर दिए, लेकिन आपके पास एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए। देन थर्ड कि इट मस्ट हैव ए डिस्टिंक्टिव नेम एज वेल, आपके पास नाम भी अलग होना चाहिए। ये तीन क्वालिफाइंग कंडीशंस सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी दे के रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल कॉमन ऑर्गेनाइजेशन का जो सुप्रीम कोर्ट ने ब्रह्म समाज को, है ना, आर्य समाज को और ये रामकृष्ण मिशन वगैरह को, इन्हें एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के तौर पे रिकॉग्नाइज किया है। व्हाई? दे हैव कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव डिस्टिंक्टिव नेम, दे हैव सिस्टम, सेपरेट सिस्टम ऑफ बिलीफ्स। सबरीमाला टेम्पल इज नॉट ए डिनोमिनेशन, सुप्रीम कोर्ट, है ना, ये बात वहां पे बताई गई, यू आर नॉट ए डिनोमिनेशन, यू आर एन एंटिटी विद इन ओवरऑल हिंदू रिलीजन इटसेल्फ, और हमें ओपन करना पड़ेगा एज पर द कंडीशन जो कि आपके आर्टिकल 25 में दी गई थी, हमें ओपन करना पड़ेगा इस टेम्पल को टू ऑल क्लासेस ऑफ हिंदूज इंक्लूडिंग वुमन। समझ रहे हो? सो दिस वाज द आर्गुमेंट। एक दूसरी बात यहां से आती है कि बहुत बार, फॉर एग्जांपल जैसे शायरा बानो केस हुआ, ओह मैंने गलत लिख दिया, शरिया लिख दिया मैंने, सॉरी। जो शायरा बानो केस हुआ, ठीक है, शायरा बानो केस जो कि बेसिकली आपका जो ट्रिपल तलाक का केस है, ठीक है, इसमें भी ये बात बताई गई कि भाई साहब ये जो ट्रिपल तलाक है या फिर जो तलाक बिद्दत है, दिस इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस टू इस्लाम। ये बात आर्ग्यू की गई उन लोगों के द्वारा जो नहीं चाहते थे, ठीक है, जो कि बेसिकली एक काउंटर पार्टी थी अगेंस्ट द ट्रिपल तलाक बैन मूव। तो ये चीज जो है आर्ग्यू की गई कि ट्रिपल तलाक तो एसेंशियल प्रैक्टिस है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, राइट। तो इस चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी श्रीरूर मठ केस में, श्रीरूर मठ केस, आई थिंक ये 1954 के आसपास, 55-54 के आसपास ये केस आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है कि आर्टिकल 25 और 26 के तहत जिस जिस रिलीजन को जो जो प्रोटेक्शन मिली हुई है वो सिर्फ उन्हीं प्रैक्टिसेस को मिलेगी जो कि एसेंशियल हो टू दैट पर्टिकुलर रिलीजन। और सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो केस में फिर रिजेक्ट कर दिया था इस आर्गुमेंट को कि भाई साहब ट्रिपल तलाक इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस, राइट, ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, इसे रिफॉर्म किया जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एज द डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी बेसिकली क्या है। हमने कई डॉक्ट्राइन अभी तक पढ़ लिए हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ सिवरेबिलिटी हमने पढ़ा, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स हमने पढ़ा, ठीक है, ये आर्टिकल 13 के बारे में जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम पढ़ा। अभी डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी हमने पढ़ लिया, राइट। कुछ एक ऐसे डॉक्ट्राइन है जहां से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं,
आगे हम पढ़ेंगे फिर कई अदर डॉक्ट्राइन, फॉर एग्जांपल हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये कहाँ लागू होते हैं। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ हम ये सारी चीजें पढ़ते जाएंगे। क्लियर? सो दिस इज अबाउट योर आर्टिकल 25 एंड 26। अभी हमारे पास आई थिंक ठीक है 1-2 मिनट कर लेते हैं, लेकिन 27-28 बच जाता है। ये दोनों आर्टिकल्स हम अब कल कवर करेंगे, राइट? ताकि हाँ, ये कल वाले सेशन में इसके आगे का कवर करेंगे। आई होप ये जो सेशंस हैं, मैं अगेन आपको कह रहा हूँ, मैं इंटेंशनली फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, हाँ फंडामेंटल ड्यूटी तो उतना टाइम नहीं लगेगा, बट फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पे इंटेंशनली इतना टाइम ये इसलिए दे रहा हूँ। इसमें मान लीजिए अगर कलेक्टिवली अगर 15 घंटे भी लग रहे हैं, 16 घंटे भी लग रहे हैं, हमें लगाने चाहिए। क्यों भाई साहब, ये 2 प्रियम्बल को अगर इसमें ऐड कर दे तो ये 3 ऐसी चीजें हैं, सिर्फ 3 ऐसी चीजें जो 7 से 8 क्वेश्चन आपको बना के देती है। सिर्फ ये 3 ऐसी चीजें हैं जहां से इतने क्वेश्चन आपके नॉर्मली आते हैं, कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज योर फैक्चुअल क्वेश्चन। तो इसीलिए इसमें इतना टाइम लगाया जा रहा है। आगे का कल देखेंगे। आई होप ये सेशंस आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। बोल बोल के मैं थक गया हूँ तो अगर कर पा रहे हैं आप, जो है कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, है ना, आप जा करके वो ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू जरूर दीजिए, रिव्यू जरूर दीजिए कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे एक एक भाई साहब ने, सर ने मुझे सुबह ये अच्छा रिव्यू दिया कि यू बेसिकली ओवर एक्सप्लेन द थिंग्स, तो ट्राई टू बी स्पेसिफिक। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट, राइट? तो ये सब चीजें भी साथ में चल रही है, ऐसे ही अपनी राय देते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।